नमस्कार। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर अपनी तैयारी को कैसे सही दिशा दें, सही गति दें। अब इस दिशा में अलग अलग विषय, उनकी अलग अलग भूमिका है, और अगर इन सब में पॉलिटी और गवर्नेंस को हम देखें तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में यहाँ लगभग 15 क्वेश्चन पॉलिटी और गवर्नेंस से पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर भी जो प्रश्न आते हैं पॉलिटी गवर्नेंस के, मैक्सिमम वो करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन होते हैं। यानी पिछले साल भर में या 2 साल में जो भी मुद्दे पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो चर्चा में रहे हों या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज चर्चा में रहे हों, उसी पर आधारित वो प्रश्न वहाँ पर पूछ लेते हैं। तो इसी दिशा में आप लोगों की इस समस्या का समाधान करने के लिए आज से करंट अफेयर्स, जो भी पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे हैं, उनको समाहित करते हुए एक प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक एक करके जितने भी करंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सभी पर सही तरीके से ऐसा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा कि जिससे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हम लोगों का टॉपिक है वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा से रिलेटेड है। अभी चर्चा में चल रहा है। चर्चा में क्यों चल रहा है, पहले इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। असल में हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना को नामित किया गया है। और एक और वजह से यह चर्चा में है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की जो विधिक सेवा समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में जस्टिस BR गवई को भी नामित किया गया है। तो नालसा और जो लीगल सर्विस कमेटी है हमारे सर्वोच्च न्यायालय की, वो दोनों ही इस बार एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनसे जुड़े हुए प्रावधान यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्या समझना है, बेसिकली हमें ये समझना है कि आखिर ये जो विधिक सेवाएं हैं, लीगल सर्विसेज हैं, ये इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका रोल क्या है, इनके संबंध में संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनके संबंध में जो अधिनियम निर्मित किया गया यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, वह क्या प्रावधान करता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, यह जो सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति है यह क्या है, इसका क्या रोल है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, विधिक सेवाओं को क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। असल में हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जो विधिक व्यवस्था थी, न्यायिक व्यवस्था थी, वो बहुत ही जटिल थी और बहुत ऐसा ध्रुव प्रक्रिया था कि आम लोगों की न्याय तक पहुंच बड़ी मुश्किल वहाँ पर हो जाती थी। अब सवाल ये है कि आखिर न्याय तक सभी लोगों की पहुंच अगर सुनिश्चित नहीं होगी तो लोकतंत्र का आदर्श तो वहीं पे कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि हमारा लोकतंत्र का मॉडल ही इसी चीज़ पर टिका हुआ है कि जस्टिस फॉर ऑल, कि सभी लोगों तक न्याय वहाँ पर उपलब्ध हो सके। अब समस्या यह है कि न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित क्यों नहीं हो पाती थी। तो इसके पीछे बहुत से अलग अलग रीज़न रहे, कई बैरियर यहाँ पर हैं, जैसे ज्योग्राफिकल बैरियर, देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या इवन अपने जिले के जिले न्यायालय तक जो है वहाँ पर पहुँच नहीं हो पाती थी। इसी तरीके का नॉलेज बैरियर था। नॉलेज बैरियर का मतलब ये हो गया कि लोगों की कानूनी साक्षरता, लीगल लिटरेसी जो है वो बहुत सीमित थी, और इसलिए अगर उनके अधिकारों का हनन होता था, उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ होती थी, अत्याचार होता था, तो क्या लीगल रेमेडीज़ हो सकती हैं, क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए, उन्हें मालूम ही नहीं रहता था। तो ये भी एक समस्या रहती थी। तीसरा फाइनेंशियल बैरियर भी था कि लोग जो हैं वो कोर्ट फ़ी, एडवोकेट के जो फ़ी हैं और जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है हमारा जुडिशियल सिस्टम का, उन सब चीज़ों को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं रहते थे और इस वजह से जुडिशियल सिस्टम से एक्सक्लूड हो जाते थे। इसी तरीके से सोशल बैरियर भी है, सामाजिक बाधा भी। कई बार समाज का जो कमज़ोर तबका होता है ना, वो वहाँ पर इसलिए न्याय तक अपनी पहुँच नहीं सुनिश्चित कर पाता है क्योंकि समाज कई बार उसके ऊपर दबाव बना देता है। जैसे महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, उन्हें मालूम है कि इसके संबंध में कानून है, उनका संरक्षण हो सकता है, लेकिन समाज में यानी परिवार के ही जो सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, वो वहाँ पर कहते हैं कि आप समझौता करिए, आप यहाँ पर जो है अपनी पारिवारिक व्यवस्था को भंग न करिए। तो कई बार इस तरीके से दबाव बनाया जाता है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों पर दबाव बनाया जाता है कि आप अपने गाँव में अगर रह रहे हैं, अदालत में किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ जाएंगे तो आगे भविष्य में आपको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके की भी समस्याएं आती हैं। इनके साथ साथ आजकल अगर हम देखें तो लैंग्वेज बैरियर भी है, क्योंकि हम सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो अधिकांश कार्रवाई तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही है। तो हमारा अधिकांश जो आबादी है वो तो स्थानीय भाषाओं को जानता है, तो वो वहाँ तक लीगल सर्विसेज जो हैं उसको अगर अवेलेबल नहीं हो पाती है तो वो नहीं समझ पाता है कि क्या और कैसे यहाँ पर लीगल जो प्रोसीजर है वो हो रहे हैं। आजकल तकनीकी बाधा भी, टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी आ रहा है, क्योंकि अब हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी तक सभी लोगों की पहुँच नहीं है। तो कुल मिलाकर
मिलाकर ये सब न्याय तक पहुंच में ये बाधाएं हमेशा रही हैं, और इसलिए जो हमारा आदर्श है संविधान का कि हम जो है भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक न्याय उपलब्ध करा सकें, सामाजिक न्याय उपलब्ध करा सकें, आर्थिक न्याय उपलब्ध करा सकें, वह पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर विधिक सेवाएं आप लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, न्याय आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर तो संविधान का आदर्श वहां पर अधूरा रह जाएगा। यही वजह है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के भाग में एक नया अनुच्छेद शामिल किया गया, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A ये कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि सभी को न्याय का समान अवसर उपलब्ध हो सके और सभी लोग यहाँ पर वह विधिक सेवाओं की उपलब्धता उन लोगों तक पहुँच सके। यानी यह कहा गया है कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण लोग न्याय तक पहुंच से वंचित न रह जाएं, यह सुनिश्चित करना राज्य का काम रहेगा, और इस दिशा में राज्य को वह निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना चाहिए। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात वहां पर करता है। केवल आर्टिकल 39A ही ऐसा प्रावधान है, ऐसा नहीं है। संविधान में अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो वहां पर भी इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, विधि के समझ समानता। तो सभी लोगों तक न्याय जब तक नहीं पहुंचेगा तो विधि के समझ समानता का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। इसी तरीके से आर्टिकल 22 क्लॉज 1 को अगर हम देखें तो वहां पर अरेस्टेशन की स्थिति में, गिरफ्तारी की स्थिति में जो भी अभियुक्त हैं उन्हें इन्फॉर्म करने का, उन्हें सूचित करने का प्रावधान वहां पर किया गया। यह भी समान न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यहां पर है। तो हमारे संविधान के अलग अलग प्रावधान इस दिशा में किए गए। अब सवाल यह था कि ये जो संवैधानिक आदर्श हैं, प्रावधान है, इनको कैसे व्यवहारिक रूप दिया जाए, कैसे इनको मूर्त रूप दिया जाए। इस दिशा में पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया गया वह 1987 में किया गया। 1987 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अधिनियमित किया गया संसद के द्वारा। अब ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो कानूनी सहायता है, विधिक सेवाएं हैं, इनको सांविधिक दर्जा दिया जाए, स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया जाए, कानूनी दर्जा दिया जाए कि लोगों तक विधिक सेवाएं वहां पर उपलब्ध हो सके। और इसके लिए जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है उसके लिए देशव्यापी एक नेटवर्क स्थापित किया जाए जिससे सभी लोगों को यह निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो सके। इसलिए यह जो कानून है यह अलग अलग तरीके के संस्थाओं के गठन की बात करता है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिले के स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका के स्तर पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर विधिक सेवा समिति की बात करता है और उच्च न्यायालय के स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की बात करता है। तो यह जो कानून राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि पूरे देश में एक ऐसा नेटवर्क स्थापित हो कि जहां सभी लोगों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो सके। अब ये तो बात हो गई इस कानून की। अब इस कानून के तहत जिस संस्था का गठन किया गया उसका नाम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में थोड़ा हम पहले इसको समझते हैं, क्योंकि अभी हमने जैसा बताया कि जस्टिस संजीव खन्ना को इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। असल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 1995 में 1995 में किया गया था और ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत ही इसका गठन किया गया था। चूंकि संसद के द्वारा इस प्राधिकरण का गठन किया गया इसलिए इसको स्टैच्यूटरी बॉडी कहा जाता है, सांविधिक निकाय। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिन संस्थाओं संगठनों का गठन संविधान के प्रावधानों के माध्यम से होता है वे संवैधानिक निकाय के रूप में कहलाते हैं, और संसद के अधिनियम के माध्यम से जिन संस्थाओं संगठनों का गठन होता है उन्हें हम स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, बॉडी के रूप में या सांविधिक निकाय के रूप में देखते हैं। तो ये एक सांविधिक निकाय यहां पर है। अब ये राष्ट्रीय विधिक सेवा जो प्राधिकरण है इसकी संरचना थोड़ा सा समझिएगा। इसके जो पेट्रन इन चीफ होते हैं यानी प्रधान संरक्षक होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वह नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रधान संरक्षक होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश वह इसका कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया जाता है।
अब सवाल ये है कि यह जो नालसा है इसकी भूमिका क्या है, नालसा किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। नालसा की अगर भूमिका की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे संविधान में बताया गया है कि जो नालसा अधिनियम है उसके तहत बताया गया कि नालसा का गठन विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए किया गया है और साथ ही साथ यह विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। अगर इसकी हम भूमिका की बात करें तो जो भी इसके लिए एलिजिबल व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क और सक्षम कॉम्पिटेंट विधिक सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का जो आयोजन है उसका बढ़ावा है, तो लोक अदालतों के गठन को बढ़ावा देना भी इसका क्या है, एक भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना इसका प्रमुख यहाँ पर काम होता है। इसके लिए लीगल क्लिनिक यहाँ पर स्थापित करता है। इनके साथ साथ यहाँ पर अगर हम नालसा की बात करें तो नालसा जो है वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को फंड भी प्रदान करता है और एनजीओ को भी फंड प्रदान करता है जो विधिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो यह भी जो है नालसा के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। अब सवाल ये है कि जैसा हमने कहा नालसा की भूमिका क्या है, तो नालसा का भूमिका ये है कि देश भर में विधिक सेवा, निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराना, कानूनी साक्षरता, विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना, लोक अदालतों के गठन को बढ़ावा देना, ये सब इसकी भूमिका है। लेकिन सवाल यह है कि यह निःशुल्क विधिक सेवा जब हम बोल रहे हैं तो निःशुल्क विधिक सेवा में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर निःशुल्क विधिक सेवा की हम बात करें तो इसमें कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान शामिल होता है। साथ ही साथ विधिक कार्यवाहियों में जो वकीलों की सेवाएं होती हैं उनको प्रदान करना भी वह निःशुल्क विधिक सहायता में शामिल होता है। तीसरा, विधिक कार्यवाहियों में आदेश और अन्य दस्तावेजों की जो प्रमाणित प्रतियां होती हैं उन्हें प्राप्त करना, उनकी आपूर्ति कराना, यह भी विधिक सेवा में यहाँ पर शामिल होता है। इसके अलावा जो प्रिंटिंग होती है, विधिक कार्यवाही में जो दस्तावेज होते हैं उनके जो अनुवाद होते हैं, इनके साथ साथ अपील पेपर बुक की तैयारी, ये सब भी यहाँ पर निःशुल्क विधिक सेवा के तहत यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि नालसा जो विधिक सेवा उपलब्ध कराती है क्या सभी लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराती है या इसकी एलिजिबिलिटी जो है उसके दायरे में कुछ खास वर्ग या समाज के विशेष वर्ग यहाँ पर शामिल होते हैं। तो नालसा किन लोगों के लिए काम करता है, अगर हम इसकी बात करें तो नालसा जो है यहाँ पर महिलाओं और बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए, औद्योगिक कामगार के लिए, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार व्यक्तियों के लिए, दिव्यांगजन जिनमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में व्यक्ति शामिल होते हैं, हिरासत में जो व्यक्ति हैं उनके लिए, और जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है उन्हें यहाँ पर मुफ्त विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनके साथ साथ उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो विधिक सेवा समिति में है वहाँ पर यह जो आय की सीमा है वह 5 लाख रुपए है, यानी 5 लाख रुपए से अधिक जिनका आय नहीं है उन्हें मुफ्त विधिक सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इनके साथ साथ मानव तस्करी के शिकार या जो भिखारी भिक्षावृत्ति में शामिल लोग हैं उनको भी मुफ्त विधिक सेवाएं इनके द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। अब इसके साथ साथ ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि नालसा तो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो अन्य संस्थाएं हैं, जैसा हमने जिक्र किया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में, कि जैसे हमने कहा राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का काम ये होता है कि जो नालसा के निर्देश हैं उनके जो भी कार्यक्रम हैं उनको राज्य के स्तर पर लागू कराया जाए। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो प्रधान संरक्षक होते हैं वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और इसके कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं हाईकोर्ट के कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इसी तरीके से जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है और जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वह इसके प्रधान संरक्षक होते हैं। इसी प्रकार अगर तालुका स्तर पर हम बात करें कि तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण होता है तो वहां पर कोई एक सीनियर सिविल जज जो है वह उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये अलग अलग संरचनाएं यहां पर है। तो ये हो गया नालसा के संबंध में जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अब हमने कहा कि चूंकि चर्चा में
सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति भी है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो विधिक सेवा समिति है, अगर उसकी हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति का जो गठन किया गया है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3A के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश द्वारा की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नामित किया जाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जैसा हमने कहा अभी आपके वीडियो के लास्ट में वहां पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका उपयोगिता भी आप लोगों के लिए होगा। अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप और लोगों के साथ इसको साझा करिए, जिससे कि यह हमारा संवैधानिक साक्षरता अभियान और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करे। धन्यवाद।